Good morning, you're watching DD Sports. I'm Suryanshi Pandey and welcome to the show Sports Cafe where you get the fresh dose of morning sports news. So without further delay, let's have a look at the headlines. India women beat Belarus, scored third successive win in the 5-test hockey. India defeat Pakistan to secure 7th rank in Asia's Men Rugby Sevens Trophy 2017. Australia 237 by 6 lead India by 48 runs with 4 wickets remaining on day 2. PV Sindhu and Saina Nehwal are keen to deliver in All-England Open badminton. And now I would like to introduce you to the studio with our guest Hemant Rastogi, who is a sports enthusiast and also senior journalist. Welcome to the show, sir. Good morning, Suryanshi. And as we have discussed about the headlines which have hit the newspapers today about the sports, we have very interesting story ahead in hockey. Like India win against Belarus, and it is a third successive win in the 5-test hockey test series. What do you have to say about that? Like, is it a very important win against Belarus for India? जी हाँ, बिल्कुल एकदम बड़ी जीत है और वर्ल्ड हॉकी का जो सीरीज़ होने जा रही है ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, उसी की तैयारियों के लिए खेली जा रही है। और नए कोच भी आए हैं और डच कोच हैं स्वेर्ड मारिन, और अभी उनकी अंडर में ये पहली बार सीरीज़ खेली जा रही है। तो वो कॉम्बिनेशन बनाने का एक काम चल रहा है, देख रहे हैं। 3 मैच हुए हैं अभी तक, तीनों मैच में भारत ने जीत हासिल की है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उतने बड़े मार्जिन अभी देखने को नहीं मिले हैं विक्ट्री के, जिस हिसाब से बेलारूस और भारत की रैंकिंग का सवाल है, तो दोनों की रैंकिंग में काफ़ी अंतर है, भारत उनसे ऊपर है। और जिस तरीके से भारत ने पहले मैच में 5-1 से जीत हासिल की, दूसरे मैच में 2-1 से ही जीत पाए, कल वो 3-1 से जीते। जीत मिल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा अंतर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बेलारूस इतनी बड़ी टीम नहीं है। लेकिन ठीक है, नए कोच हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, खिलाड़ियों को परख रहे होंगे। इस सीरीज़ में नए खिलाड़ियों को भी आजमाया जा रहा है। पुराने खिलाड़ी भी जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जैसे रानी, उन्होंने कल अच्छा प्रदर्शन किया और भारत की जीत का कारण भी बनी। और सर उन्होंने, आप अगर देखें तो उन्होंने 2 बारी गोल किया बैक टू बैक इन 35th ऑफ दिस मिनट एंड द 39th ऑफ द मिनट। उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल बड़ी प्लेयर हैं। और पहला क्वार्टर जिस तरीके से गोललेस रहा था, और उसके बाद फिर पहला गोल भी बेलारूस ने ही कर दिया था और लीड ले ली थी। उसके बाद जब आप एक बार पिछड़ जाते हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर होता है, और उस दबाव से कैसे निकलना चाहिए ये एक्सपीरियंस प्लेयर जानती। तो रानी इतनी एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुकी हैं, काफ़ी खेल चुकी हैं, भारत के लिए लंबे समय से खेल रही हैं। और जब वो जूनियर टीम की कप्तान थी भारत की, उस वक्त भी सीनियर टीम में खेला करती थी। तो और बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, और उस जगह से आई हैं जहां पर शाहबाद मारकंडा, जहां से कई वुमेन प्लेयर्स निकले हैं, बलदेव सिंह की हॉकी एकेडमी से, वहां से आई हैं वो। और काफ़ी अब लंबा अनुभव हो चुका है, वो अपने अनुभव का इस्तेमाल दिखाती हैं। और गोल जब भी भारत को ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने मौक़ों को भुना करके गोल करती हैं। तो अच्छी विक्ट्री, मेरे ख्याल से 5 मैचों की श्रृंखला है, भारत को ये श्रृंखला 5-0 से जीतनी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात ये होगी कि आपका जीतने का मार्जिन क्या रहता है, अंतर क्या रहता है। अगर आप बेलारूस जैसी टीम के साथ खेल रहे हो, तो और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना चाहिए। सो हम यहाँ पे अपने स्टूडियो में तो डिस्कस कर ही रहे हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम की जो जीत की हुंकार है, और इसी हुंकार को अखबारों में भी छापा गया। और अब आपको बताते हैं कि अखबारों में इनकी क्या सुर्खियां रही। मेल टुडे सेज दैट रानी स्टार्स इन विमेन हॉकी टीम्स 3-1 विन अगेंस्ट बेलारूस। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने रानी स्टार्स इन इंडियाज 3-1 विन ओवर बेलारूस। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो उन्होंने इस तरह से उसको पेश किया, रानी स्टार्स इंडिया 3-1 विक्ट्री वर्सेस बेलारूस। सुर्खियों में रानी ही रही हर जगह। दैनिक जागरण ने कहा कि भारत की जीत की हैट्रिक।
हिंदुस्तान ने बोला कि महिला हॉकी टीम ने सीरीज जीती। अमर उजाला ने बोला कि महिला हॉकी टीम ने जीती सीरीज। बहुत ही अहम जीत इसे माना जा रहा है और दैनिक भास्कर ने हेडलाइंस में लिखा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया सीरीज पर कब्जा। जी हां, जिस तरह सीरीज पर कब्जा किया है, आई एम श्योर हमारे दिलों पे भी उन्होंने ऐसे ही कब्जा किया है। और अब हम चलेंगे रग्बी के बारे में बात करने के लिए। रग्बी में पाकिस्तान को इंडिया ने हराया, 7th रैंक गेन करी है इन एशियाज मेंस रग्बी सेवेंस ट्रॉफी 2017। सबसे पहले बात करते हैं कि सुर्खियों में ये कैसे दिख रहा है ये जीत। हिंदुस्तान टाइम्स सेज इंडिया बीट पाकिस्तान। स्किपर गौतम डागर लेड द सीरीज। भारत ने रग्बी सेवेंस में पाक को हराया। हिंदुस्तान ने इस तरह से इसको प्रस्तुत किया। अमर उजाला ने इसे इस तरह से पेश किया कि AB7 में भारत ने पाक को दी मात। हेमंत, ये मात है, ये किस तरह से आप इसको मानते हैं कि रग्बी में भारत का नाम आया, प्लस पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है भारत ने ये जीत हासिल करी। इस जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैच हो, किसी भी खेल का मुकाबला हो, तो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अब पाकिस्तान को हराना तो फिर सबकी एकदम जो भावना है वो उमड़ पड़ती हैं, फिर चाहे कोई भी स्पोर्ट्स फिर चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। 14-12 से जीत हासिल की है। मैं आपको बता दूं, रग्बी जो सेवेंस है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भी था। उस वक्त यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना था और मुझे ध्यान है कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में रग्बी सेवेंस के मुकाबले हुए थे। तो उस वक्त तक तो भारतीय टीम का अच्छा सा चल रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा लगाया जा रहा था, सब हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर ये अचानक खेल एकदम गायब सा हो गया। और पाकिस्तान के साथ भारत के रग्बी में काफ़ी मुकाबले होते रहे हैं और पाकिस्तान भारत को कई बार मात भी देता रहा है रग्बी में। लेकिन ये अच्छी बात है कि भारत बाउंस बैक करके अभी पाकिस्तान को हरा रहा है। 7वां स्थान भारत ने एशियन चैंपियनशिप में हासिल किया है। मेरे ख्याल से अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है रग्बी में भारत को, और मेहनत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी। फिलीपींस ने इस चैंपियनशिप को जीता है और मुझे लगता है कि भारत को अगर न्यूजीलैंड जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में या कुछ यूरोपियन देशों में जाकर के खेलने का मौका मिलता है, एक्सपोजर का मौका मिलता है, तो उनको सीखने को मिलेगा इस खेल में और वो दूसरों के बराबर आकर के सामने खड़े होंगे। तो जब आपको मौके मिलेंगे तभी आप अच्छा सा अनुभव हासिल कर पाते हो और कुछ तब आपसे उम्मीदें भी की जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता है कि रग्बी जैसी टीम को कोई इतना सपोर्ट मिलता होगा, क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा पॉपुलर ये खेल नहीं है। तो आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टार प्लेयर है रग्बी में जो हम जो है अपने दर्शकों को बता सके? अभी तो गौतम डागर जैसे भारतीय टीम के कप्तान है, ऐसा कोई खिलाड़ी तो इतने बड़े स्तर पर नहीं निकल कर के आया है जो कहीं बाहर की रग्बी की लीग्स वगैरह जो होती हैं उसमें खेलता हो। लेकिन एक सिस्टम बन रहा है, खास तौर पर मुंबई जैसे इलाकों में रग्बी का काफ़ी खेला जाता है। आने वाले समय में आप किस तरह से देखते हैं कि रग्बी जो है वो भारत में किस तरह से आगे बढ़ सकता है और किस तरह से इसको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि हाँ, इंडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर रग्बी? देखिए, ये रग्बी एक पावर गेम है और इसका लॉन्ग फॉर्मेट भी है और ये शॉर्टर फॉर्मेट है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसलिए रग्बी सेवेंस का दर्जा दे दिया गया। तो इसको पॉपुलर करने की कोशिश की जा रही है। रोल फेडरेशन का होता है, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट होता ही होता है, लेकिन फेडरेशन किस तरीके से किसी भी खेल की उसका बेस बनाती है और उसको आगे ले जाने का काम करती है, वो भी देखने वाली बात होती है। कि रग्बी की जो फेडरेशन है, खेल मंत्रालय से उसको मान्यता मिली हुई है, खेल मंत्रालय भी उनकी मदद करता है, लेकिन ये प्रायोरिटी गेम्स में नहीं है। जो खेल मंत्रालय की एक सूची होती है उसमें खेल मंत्रालय हर खेल को एक सूची में रखता है, तो ये खेल
भारत सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। वो उसका कारण ये है कि उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, फेडरेशन को अपना काम करते रहना चाहिए, और जो साल में 2 टूर्नामेंट गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोजर के तौर पर दिए जाते हैं, उसका खर्चा उठाती है गवर्नमेंट, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, और अपने आप से भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम बाहर खेले और अच्छा करके आए, और खिलाड़ियों को अनुभव मिले, जिससे दूसरे खिलाड़ियों को भी क्या नाम जो है कुछ सीखने का मौका मिले, आत्मविश्वास मिले। ओके, तो हमने आत्मविश्वास की बात करी, बट विराट कोहली का कितना आत्मविश्वास है ये आज पता करने वाली बात है, क्योंकि आज टेस्ट सीरीज का दिन है और ऑस्ट्रेलिया ने लीड किया है 48 रन से इंडिया को। सुर्खियां क्या कह रही हैं आइए आपको दिखाते हैं। मेल टुडे राइट्स ऑस्ट्रेलिया नोज अहेड led by 48 runs. Obviously it's quite approachable, but Times of India says that Team India down, are they out too? Yes, that's what the newspaper questions to Virat Kohli. Hindustan Times writes Jadeja helps hosts fight, OZ knows ahead. रविंद्र जडेजा पे एक बहुत ही ज्यादा दावेदार था। दैनिक जागरण ने कहा कि भारत ने दबाव बनाया पर ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त। जी हां, इस दबाव के बीच बढ़त लाने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलिया। हिंदुस्तान ने लिखा रेनशॉ एंड मार्श टीम इंडिया पर भारी। जी हां, रेनशॉ 60 रन बनाकर और मार्श ने 67 रन बनाकर सच में भारत को चौंका दिया। और अमर उजाला, रेनशॉ मार्श के दम पर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त। दैनिक भास्कर ने लिखा कि मुश्किल पिच पर कंगारुओं ने दिखाया दम। तो कंगारू का दम तो लोग देख रहे हैं, और सारे लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर हमारे दम को क्या हुआ। जी अब भारत कहाँ पीछे कर रहा है, जिसे मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इससे रिगार्डिंग। स्पिनर जो है अभी रविंद्र जडेजा का जिस तरह से अखबारों में भी नाम आ रहा है, स्पिनर को आफ्टर टी ही गॉट जस्ट 4 overs and he is a spinner and pitch was in spinner's favor. Then why Virat Kohli chose to give him just 4 overs after tea when actually Australia was in pressure? देखिए उस वक्त काफ़ी सवाल उठ रहे हैं वाकई में कि जडेजा का इस्तेमाल इतना कम क्यों किया गया, जब आप 2 स्पिनर से खेल रहे हो और 2 आपके पास स्पिनर से, तीसरा स्पिनर नहीं है, तो फिर जडेजा का उपयोग कम क्यों किया गया। और फिर जडेजा ने 3 विकेट भी लेकर के दिखाए हैं। तो कई एक क्वेश्चन मार्क्स हैं जो उठ रहे हैं। शायद विराट कोहली की रणनीति कल यही थी कि वो एक छोर से तेज गेंदबाज का इस्तेमाल करें और एक छोर से स्पिनर का इस्तेमाल किया। अश्विन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया, और कई बार मैंने देखा कि वो नेगेटिव लाइन पे गेंदबाजी कर रहे थे, और जिस तरीके से नॉर्थन लाइन ने एक आक्रामक तरीके से गेंदबाजी की। देखिए नॉर्थन लाइन का एग्जाम्पल बहुत बड़ा सामने है भारत के लिए। ये स्पिनर कई बार भारत के खिलाफ खेल चुका है। 43 विकेट्स भी इस श्रृंखला से पहले वो ले चुके हैं भारत के खिलाफ, लेकिन कभी भी इतने खतरनाक नहीं लगे जितना कि इस बार 2 टेस्ट मैचों में लगे। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली में उन्होंने फिरोज शाह कोटला में 94 रन पे 7 विकेट लिए थे, और एडिलेड में 12 विकेट लिए थे जब विराट कोहली ने दोनों पारियों में शतक बनाया था और ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच जीते था। मैन ऑफ द मैच भी थे वहां पर, विकेट लिए थे, लेकिन इतने खतरनाक कभी भी नहीं लगे कि जितने कि यहाँ पे बेंगलुरु टेस्ट मैच में और पुणे टेस्ट मैच में लगा। हर ओवर में ऐसा लग रहा था कि ये गेंदबाज विकेट निकाल रहा। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं। आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर रख करके, और सिर्फ रफ का यूज करके वो कोई बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे थे। तेजी से गेंद फेंक रहे थे, धीमा नहीं फेंक रहे थे। आप नेथन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं स्टीव ओकीफ के बारे में बात करना चाहूँगी। इतनी आक्रामक तरह से, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, सौरभ गांगुली ने भी ये बात कही कि स्टीव ओकीफ और नेथन ऐसे स्पिनर्स निकले ऑस्ट्रेलिया से कि मतलब लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतना ज़्यादा प्रेशर उन्होंने भारत पे डाल दिया। 189। देखिए भाई, मैं आपको बताऊँगा कि भारत अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस गया है। अच्छा, इतनी आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, प्रिपेयर करके आई है पूरी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एशेस के बाद अगर ऑस्ट्रेलियंस किसी भी
टीम को सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं तो वह है भारत। भारत के साथ उनकी राइवलरी बहुत खास है और भारत में आकर के हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात होती है, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस इतनी टफ हैं, उनके मुफीद नहीं होती हैं, पिचेस रफ होती हैं, स्पिन बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 2001 में भारत को हरा करके एक बार बहुत सुर्खियां बटोरी थी, उसके बाद से आज तक वो भारत में नहीं हरा पाए। स्टीव स्मिथ के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। दक्षिण अफ्रीका से अपने घर में हार गए, उसके बाद इस स्पेशल दौरे के लिए उन्होंने दुबई में जाकर के खास तौर पे तैयारियां की। पूरी टीम ने अपने आप को झोंक करके रख दिया। दुबई में खूब अच्छी सी स्पिन पिचेस पे खूब स्पिन कंडीशंस में जाकर के उन्होंने तैयारियों को अंजाम दिया और पूरी तैयारियों के साथ होकर के आए। अब ये स्टीवन ओकीफ और नॉर्थन लायन के बारे में ज़्यादा कोई नहीं बोल रहा था। सौरव गांगुली जैसे कप्तान बोल रहे थे कि भारत ये 4-0 से सीरीज जीतेगा, लेकिन हो बिल्कुल उलट रहा। पहला टेस्ट मैच आप हार चुके हो, दूसरे टेस्ट मैच में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। कल आप स्थिति अच्छी कर सकते थे, लेकिन आपने उल्टी टैक्टिक्स अपनाई, आपने स्लेजिंग भी की जो आपकी रणनीति का हिस्सा नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया की रणनीति का हिस्सा होता था। तो मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को उस तरीके से उसी के अंदाज में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने नेचुरल स्टंट पर खेलो, मेरा मानना यह है। आप क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे हो जो उनका एक ताकतवर पॉइंट होता था। ईशांत शर्मा पे सबसे ज्यादा हाँ बिल्कुल, ईशांत शर्मा ने जिस तरीके से किया, ईशांत शर्मा मुझे लगता है कई बार अपनी हदें पार करते हैं। भारतीयों की ये कभी भी रणनीति नहीं रही है कि आप अपने शारीरिक भाषा से या मुंह से आक्रमण करें। अरे आपको आक्रमण करना तो आप अपनी गेंद से करिए, आप अपने बल्ले से करिए, जैसा करते आ रहे हैं आप। तो हेमंत, आपका क्या मानना है कि अब जो है 48 की लीड है, ये अप्रोचेबल है आई एम श्योर, बट अगर 100 बना देती है मतलब ऑस्ट्रेलिया, देखिए लीड अगर 100 या 125 पर गई तो भारत ये टेस्ट मैच हार जाएगा, क्योंकि पिच जो है वो बिल्कुल पिच बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। कई बार नीचे रह रही है बहुत ज्यादा और कई बार उठ करके आ रही है। तो जो असमतल उछाल है पिच का वो भारतीयों के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत अच्छा उसको निगोशिएट किया। खास तौर पे जो नया बल्लेबाज है मैट रंचा, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत शानदार बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, नया बल्लेबाज है। ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। देखिए ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स ने कितना कमाल का काम किया। जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारे वो, तो पूरी उन्होंने टीम के दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। मैट रंचा और पैट हैट्सकॉम्ब जैसे बल्लेबाजों को लेकर के आए और ये बल्लेबाज किस तरीके से क्लिक करके निकले। मैट रंचा ने किस तरीके से एप्लीकेशन दिया पिच पर कि किस तरीके से खड़े रहे। रन नहीं बन रहे थे लेकिन पिच पर खड़े रहे। जब आप पिच पर खड़े, बता दिया कि वार्नर और स्मिथ पे ही ऑस्ट्रेलियन टीम जो है डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल। ये जो सीरीज का परिणाम आया है, ये पहला टेस्ट मैच जो हारे हैं, लायन और ओकीफ की तो तारीफ होनी चाहिए, वो उनकी तारीफ हो भी रही है, लेकिन इस बल्लेबाज की आपको तारीफ करने में हिचक नहीं करनी चाहिए। इस बल्लेबाज ने ही टेम्पो सेट किया कि अगर आप पुणे में 260 रन पहली पारी में नहीं बनाते, रेंचा और मिशेल स्टार्क की पारियों की बदौलत, और यहाँ भी कल वो जिन्होंने 60 रनों की पारी खेली है, अच्छा खासा मौका था भारत के पास वापसी करने का, लेकिन ये बल्लेबाज खड़ा रहा और इसने शॉन मार्श को मौका दिया और भारत का समय काफ़ी खराब किया। तो अच्छी बल्लेबाजी की रेंचा ने, तारीफ के काबिल है ये बल्लेबाज, बहुत अच्छा फ्यूचर है इनका। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं उनकी तो तारीफ हम कर ही रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैडमिंटन की। सानिया नेहवाल और पीवी सिंधु गेयर्ड अप फॉर ऑल इंग्लैंड ओपन। क्या है वहां पे भारत का भविष्य? आइए सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में किस तरह से प्रस्तुत है सानिया मिर्जा और पीवी सिंधु। मेल टुडे राइट्स रेडी फॉर द चैलेंज। Yes, is Sindhu and Sania ready for the challenge which opens for them from All England Open? Hindustan Times writes Sania Nehwal fit and fine targets All England meet. Yes, after a prolonged surgery, after a prolonged injury, Sania is all set. दैनिक जागरण लिखता है ऑल इंग्लैंड की चुनौतियों के लिए तैयार है सानिया। अमर उजाला लिखता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को तैयार साइना नेहवाल। दैनिक भास्कर लिखता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के लिए तैयार है साइना।
सो हर अखबार में, हर सुर्खियों में साइना नेहवाल की ही मतलब उम्मीद जताई जा रही है। पीवी सिंधु के बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया नेहवाल की। कैसे वो जो है एक इंजरी से अभी उभर कर आई हैं और अब क्या उम्मीद की जा रही है उनसे ऑल इंग्लैंड ओपन में? देखिए, ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए। इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप से तुलना की जाती है। मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप और ऑल इंग्लैंड, मतलब दोनों एक सपना रहता है बैडमिंटन खिलाड़ियों का इनमें कुछ परफॉर्म करने का। भारत की ओर से प्रकाश पादुकोणे और गोपी चंद इस ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत चुके हैं, लेकिन ना तो साइना नेहवाल ऑल इंग्लैंड जीत पाई है, ना ही पीवी सिंधु जीत पाई है। हालांकि साइना नेहवाल 2015 के ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन कैरोलिना मारिन से उनको हार का सामना करना पड़ा था। मुझे लगता है इस बार दोनों के पास अच्छा मौका है। जैसे कि आपने बोला कि सूर्यांशी की साइना अभी चोट से उबर करके आ रही है, लेकिन उन्होंने बैंकॉक में अभी गोल्डन ग्रांड प्री जीता था, उससे उनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और विमल कुमार उनको इसी टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छी तैयारियां करवा रहे हैं बेंगलोर में। हार्ड ट्रेनिंग चल रही है उनकी, और ये खिलाड़ी भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस टूर्नामेंट में कुछ भी कर गुजरना चाहेगी। और ओलंपिक के बाद पहला ये बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और कैरोलिना मैरिन जैसी खिलाड़ी और कुछ अन्य खिलाड़ियां हैं जो वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। हाँ, ताइजू युंग जो है चीनी ताइपे की, वो बहुत अच्छी हैं। चाइनीज़ खिलाड़ी भी इतने अच्छे कोई फॉर्म में नहीं, उन्होंने रियो ओलंपिक के बाद में कोई बहुत अच्छा करके नहीं दिखाया। तो दोनों के पास, साइना और सिंधु दोनों के पास बहुत बड़ा मौका। गोपी ये कह भी चुके हैं कि मुझे लग रहा है कि इस बार ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का खिताब सिंधु की झोली में होगा। रैंकिंग उनकी अच्छी है, 5वें नंबर पे हैं, फॉर्म में चल रही हैं। सैयद मोदी का टूर्नामेंट जीत करके आई हैं, और रियो ओलंपिक के सिल्वर मेडल का उनके पास कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगता है ये दोनों ही खिलाड़ियों को अच्छा करना चाहिए, और इस बार जो एक जिंक्स है ना, वो ब्रेक होना चाहिए कि ऑल इंग्लैंड का खिताब भारतीय खिलाड़ियों की, महिला भारतीय खिलाड़ियों की झोली में आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हेमंत, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय महिला हर जगह जो है अपनी छाप छोड़ने को तैयार है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या चाहे वो कोई और फील्ड हो। पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं टेनिस की ओर। लिएंडर पेस प्लेस इन क्वेश्चन अहेड ऑफ डेविस कप टाई अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। वेदर ही विल गेट अ प्लेस इन द टीम और नॉट, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बट सबसे पहले नजर डालते हैं आखिर अखबारों ने किस तरह से पेश किया इस खबर को। मेल टुडे राइट्स डेविस कप स्क्वाड टू बी पिक्ड टुडे। टाइम्स ऑफ इंडिया राइट्स विल AITA select pace for Davis tie. Indian Express writes doubles dilemma for AITA selectors ahead of Uzbekistan clash. दैनिक जागरण लिखते हैं डेविस कप टीम में पेस को रखने पर बैठक में होगी चर्चा। जी हाँ, ये चर्चा का विषय है भी कि आखिर लिएंडर पेस को रखा जाएगा या नहीं। हिंदुस्तान लिखता है पेस के खेलने पर फैसला आज। अमर उजाला लिखता है कि पेस के चयन पर उधेड़बुन में चयन करता। तो ये जो उधेड़बुन का जो ये जाल है, इसको किस तरह से अब सॉल्व किया जाए? लिएंडर पेस, क्या आपको लगता है क्या उनको टीम में जगह मिलेगी? मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा लिएंडर पेस को टीम में रखना, क्योंकि महेश भूपति भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान बनाए जा चुके हैं। और भूपति ने अभी जब जो दुबई ड्यूटी फ्री टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पर भी बताया कि वो उन्होंने सारे खिलाड़ियों को ईमेल किया है कि वो अपनी फिटनेस रिपोर्ट भेजें। तो मुझे लगता है कि महेश भूपति और लिएंडर पेस का जिस तरीके से उनके संबंध रहे हैं पिछले, और जो पिछला विवाद हुआ था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ डेविस कप टाई था पूना में, उसको लेकर के जो चयन को लेकर के विवाद हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि चयनकर्ता लिएंडर पेस को एक और मौका देना चाहे। हो सकता है उनकी सम्मानजनक इस तरीके से कुछ शब्दों का उपयोग कर दिया जाए कि लिएंडर पेस खुद नहीं खेलना चाहते हैं इस तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी रैंकिंग भी उनके साथ नहीं है, उनसे ऊपर दिविज शरण, पूरव राजा और रोहन बोपन्ना है। रैंकिंग की ही बात है जो यहाँ पे आ रही है। पिछली बार जब रोहन बोपन्ना को जो भारत के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी थे, उनको लिएंडर पेस को वरीयता देकर के उनको बाहर कर दिया गया था, तो उस पर काफ़ी सवाल उठे थे। तो इस बार इस तरीके के कोई सिलेक्शन कमेटी सवाल नहीं उठने देना चाहेगी। बोपन्ना
खेलने को हामी भर चुके हैं। साकेत मिनेनी और सुमित नगाल ने मना कर दिया है खेलने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि डबल से एक स्पेशलिस्ट टीम को लेकर के उतरते हैं सिलेक्शन कमेटी या 3 सिंगल्स खिलाड़ियों को लेकर के उतरते हैं। अगर 3 सिंगल्स खिलाड़ी को लेकर के उतरेंगे तो लिएंडर पेस को टीम में जगह नहीं मिलती है। अगर 2 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को लेकर के उतरेंगे तब बोपन्ना और पेस खेल सकते हैं, लेकिन बोपन्ना पेस के साथ किसी भी कीमत पर नहीं खेलना चाहेंगे। तो इन सारे विकल्पों का ध्यान में रख करके मुझे लगता है पेस को टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो बात हुई तमाम खबरों की जो सुर्खियां रही आज स्पोर्ट्स एरेना में। अब हम बात करेंगे फिटनेस की, क्योंकि स्पोर्ट्स विदाउट फिटनेस इज नथिंग। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड वी विल डिस्कस अबाउट द शोल्डर एक्सरसाइज विद आवर को-होस्ट पूनम सिंह एंड संदीप। फिटनेस का तरीका कुछ भी हो, चाहे योगा करे चाहे जिम जाए, मोटो फिटनेस ही होना चाहिए। आज हम बात करेंगे शोल्डर्स के बारे में, और शोल्डर्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे जिम एक्सपर्ट मिस्टर संदीप। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद पूनम जी। संदीप जी, आप हमें शोल्डर्स की एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बताएं और शोल्डर्स का बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी समझाएं। बिल्कुल पूनम जी, देखिए सबसे पहले तो शोल्डर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी एक्सरसाइज आपको हाथों से पकड़ना है, हाथों से वेट पकड़ना है, ग्रिप करना है, तो जितनी भी ताकत है हमारी सारी शोल्डर से ही लगने वाली है। और अगर ये वीक रहेंगे तो आप कुछ किसी भी एक्सरसाइज में अपना अच्छा बेस्ट नहीं दे सकते, परफॉर्म अच्छी नहीं कर सकते। तो आपके अगर ये शोल्डर अगर मजबूत हैं, ऐसा नहीं कि बड़े, मजबूत होना बहुत जरूरी है पहले तो। अगर वो मजबूत हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज में परफॉर्म अच्छी कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं अपना। आपने जैसे अभी वर्ड यूज किया कि बड़े और मजबूत, इसमें आप डिफरेंस हमें बताएं। हाँ, बड़े मीन्स जैसे आपने देखा होगा जैसे प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके काफ़ी ब्रॉड होते हैं, उसकी एक्सरसाइज टेक्निक और कई सारे उसमें रोल होता है काफ़ी सारे। जैसे हमने आर्म्स की बात करते हैं तो आर्म्स के कई अलग पोर्शंस होते हैं, अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो ऐसे क्या शोल्डर्स के लिए भी हम अपने डिफाइंड मसल्स हैं उसके बारे में? जी जी हाँ बिल्कुल। शोल्डर में भी अपने हमारे 3 मसल्स ग्रुप होते हैं, जो कि हमारा एक साइड होता है, एक फ्रंट होता है, एक होता है रियल डेल्ट जो कि बैक मसल होता है। ये तीनों को जुड़ कर हमारा शोल्डर मसल बनता है। और इसे हमें जब हम एक्सरसाइज करते हैं या ट्रेन करते हैं तो हमें तीनों पार्टों को ट्रेन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई जिमों में फर्स्ट पार्ट को करेंगे, सेकंड पार्ट को करेंगे, थर्ड को भूल जाएंगे, या थर्ड को करेंगे, सेकंड को करेंगे, फर्स्ट को भूल जाएंगे। ये एकदम गलत तरीका है। अगर ट्रेन करना है तो कंप्लीट करें, आधा अधूरा नहीं। जी, तो ये जो तीनों मसल्स आपने बताए हैं हमें, तो इनको इकट्ठा किया जाता है इनकी एक्सरसाइजेस, या इनके डेज हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि आज हम इसको करेंगे या नेक्स्ट डे हम ये वाली मसल? नहीं नहीं पूनम जी, इसको हमें कंबाइंड ही करना होगा एक ही दिन में, एक ही वक्त में। हाँ जी, एक एक्सरसाइज के हमारे वही 4 सेट्स होते हैं, और उसे जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं, इस तरीके से। तो कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं इसको हम अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या हम वो स्टेमिना अपने शोल्डर्स में लाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज? पहली एक्सरसाइज से अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए संदीप जी, आप जल्द से हमें ये एक्सरसाइज करके दिखाएं ताकि हमारे दर्शकों के जो कंधे हैं वो भी आपकी तरह ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं। जी बिल्कुल पूनम जी, अजय करके दिखाइए। तो ये पहली एक्सरसाइज है, इसका क्या नाम है? इसे बोला जाता है डंबल साइड रेज, जो कि हमारे साइड डेल्ट, जैसे मैंने भी बताया था 3 पार्ट होते हैं, उसी में से एक पार्ट यानी जो हमारा ये साइड मसल होता है, इस पार्ट के लिए किया जाता है। जी। और शुरुआत हमेशा लाइट वेट से करना। मैं फिर कहता हूं, जैसे हमने पहले भी कहा है कि जब भी कभी आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट करें। क्या होता है, जैसे बिगनर है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही वेट डिसाइड करें। ये नहीं कि भाई जैसे हमारे अजय करके दिखा रहे हैं तो देखने में लग रहा होगा कि बहुत अच्छा वेट उठाया, मैं क्यों ना उठाऊं, ऐसी गलती ना करें। हमेशा लाइट से स्टार्ट करें, और जब लगता है कि यार ये तो मेरे लिए ईजी है तो आप अपना धीरे धीरे वेट बढ़ाएं। बॉडी यूज टू हो जाए धीरे धीरे वेट्स के, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो लाइट वेट से आपका क्या कितने केजी का डंबल से शुरुआत कर सकते हैं? अब जैसे हमारे अजय तो प्रोफेशनल है, तो इन्होंने तो अपना 2.5 के लिए लिया हुआ है ना, 2.5 केजी या 5 भी ले सकते हैं, मगर जैसे जो बिगनर है वो इससे भी लाइट ले सकते हैं, 1 किलो, 2.5 किलो, इस तरीके से। राइट। तो बॉडी पोस्चर के बारे में भी थोड़ा आप हमें समझा दें। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि हमारे अजय ने पैर एकदम स्ट्रेट है, इनके पैरों में ग्रिप बनी हुई है जमीन में। जब तक आपका बैलेंस नहीं बनेगा तो किसी एक्सरसाइज का मजा नहीं है करने का। तो पहले आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है, और इसमें फिर अपना आ जाता है लोअर बैक, वो भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए जिस तरह से हमारे अजय बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर हाथ धीरे धीरे ऊपर लेके आना है और धीरे धीरे नीचे छोड़ना है। जी। ब्रीदिंग का भी इसमें कोई टेक्निक है? हाँ हाँ बिल्कुल, जब आप ऊपर लाते हैं तो ब्रीथ आउट करना होता है, और जब नीचे लाते हैं तो फिर इन लेना होता है। और कितने रेप और कितने सेट हम इसमें करेंगे? इसमें भी वही 4 सेट करने होते हैं, 10 से 12 रेपिटेशन। और जैसे जिनका कईयों का मैंने जैसे बल्क होता है, किसी के फैट होता है, तो 15 से 25 पे भी जा सकते हैं। और अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स भी अपना 12 से 15 पे जा सकती हैं। 12 से 15 पे जा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हफ्ते में इसे कम से कम नहीं तो 2 बार तो जरूर करें।
ये थी आज की फिटनेस की बात। अब बात करते हैं खेल जगत में आखिर क्या है आज का इतिहास। जी हाँ, आज का दिन। आज 1971 में भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने ओवल टेस्ट में क्रमशः 65 और 67 रन बनाए। भारत टेस्ट 7 विकेट से जीता। और आज के दिन की बात क्या है आज का स्पेशल। जी हाँ, आज खेल जगत में क्या खास आप देखने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का भारत दौरा, टेस्ट सीरीज जो है वो आज आप देखेंगे। देन एनबीए रेगुलर सीजन में 2016-2017 वाला जो है वो आज आप देखेंगे। न्यू ऑरलियंस के बीच मैच होगा। और सो ये था आज का स्पेशल और ये था आज का स्पोर्ट्स कैफे। आशा है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे मेहमान हेमंत रस्तोगी जी का कि आप यहाँ पर आए एंड वी हैड सच अ वंडरफुल एंड यू कैन से अ वेरी नाइस explanation on sports news that we had on today. Thank you so much. Thank you. So that's all for today. You can reach to us on Facebook, Twitter, through our social media handle which is right there. So that's all from today from Sports Cafe. You keep watching DD Sports. I'm Suryanshi Pandey signing off with the team.